तो आज का जो टॉपिक है ये आपका सूर्य प्रसादम वाली जो बात चल रही है। तो मैं आज थोड़ा मेरा प्रेजेंटेशन या बातचीत रिस्ट्रिक्ट करता हूँ उस पे। कुछ नई आइडियाज़ अभी फ्लोट कर रहे हैं हम लोग, और उस पे मैं थोड़ी चर्चा भी चाहूँगा, लोगों से थोड़ी रिएक्शन भी चाहूँगा कि उनकी क्या सोच है, क्योंकि अभी आइडिया नहीं मैं फ्लोट कर रहा हूँ, तो लोगों से ज़रा राय लेना भी उतना ही ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो सोलर फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, अ, जो हम लोगों का जो एंशंट लिटरेचर है, मोस्टली ऋग्वेद में काफ़ी ऐसे श्लोक दिखाई देते हैं जिसमें ऐसे पता चलता है उनको पढ़ने के बाद कि पुराने लोगों को सोलर कुकिंग के बारे में कुछ पता था। जैसे ये, और सिर्फ पता नहीं था, सोलर कुकिंग के सोलर में जो हम लोग खाना बनाते हैं सूर्य भगवान की ऊर्जा से, उसके अपने फायदे उनको पता थे। तो जैसे अभी ये श्लोक इसमें दिखाई देगा कि क्या क्या फायदे उसमें गिनाए हैं इस तरह के फूड के। सूर्य भगवान से जो खाना बना है, ये अकाल मृत्यु हरणम, भाई अकाल मृत्यु आपकी ना हो। अभी कोरोना काल में तो हम देख ही रहे हैं कि कितने अकाल मृत्यु हम लोगों को देखने पड़ रहा है। पुष्टि तुष्टि प्रदायकम, मतलब आपका जो सेल्यूलर ग्रोथ है, मसल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग वाली बात है। त्रिदोष हरणम, जो आयुर्वेद में तीनों दोष बताए हैं, वात का पित्त, ये तीनों दोष जो निवारण करता है। सर्व व्याधि विनाम, सब व्याधि को जो दूर करता है। और ये कौन करता है, नीचे के इसमें लिखा है सूर्य पक्वान्न महा औषधि। तो जो सोलर एनर्जी से जो खाना बना है, उसको दोनों उपमाएं दी है। पकवान तो है ही, मतलब वो टेस्ट में अच्छा है, किसी तरह की पकवान है वो। और सिर्फ पकवान नहीं है, वो महा औषधि भी है। क्योंकि महा औषधि इसलिए बोला है कि ऊपर जो उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसको महा औषधि का दर्जा प्रदान कर रहा है कि वो अकाल मृत्यु हरण करता है, आपका बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग करता है, तीनों दोष हरता है। और ये जो है एक मुनि शार्दुल के श्लोक में है, तो ये रिद्धि सिद्धि देता है, और ये मुनि शार्दुल का नाम आता है श्लोक में। और ये सूर्यात में अन्न शुभम, मैं काफी रेफरेंसेस है, मैं दो तीन सिर्फ आपको रिफर करूंगा समझाने के लिए। तो एक जो अक्षय पात्र जो महाभारत में था, जिसका डिस्क्रिप्शन आता है कि सूर्य भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया, कि भी जो आप इसमें जो भी खाना बनाओगे वो कम नहीं होगा। लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ के ऐसा लगता है कि ये भी किसी तरह का सोलर कुकर जैसा कोई डिवाइस था, अ, जिसमें कहा जाता है कि सूर्य भगवान अपनी तेज से खाना बनाएंगे। तो किसी तरह का सोलर कुकर ही एक हो गया। अ, और एक याज्ञवल्क्य स्मृति में जो एक अलग रेफरेंस है, रूप इस ये प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करता है सोलर फूड की। रूप रस गंध समायुक्त, रूप कलर, रस और गंध, मतलब खुशबू या एरोमा, ये सब जिनमें है, जिस खाने में है, और जो आपका पौरुष निखारता है, आपकी कांति या स्किन कॉम्प्लेक्शन उसको निखारता है। और कौन करता है, ये फिर से वही डिस्क्रिप्शन है कि ये सूर्य पकवान महा औषधि, मतलब सूर्य भगवान ने जो बनाया है वो पकवान तो है ही, मतलब स्वादिष्ट है, और महा औषधि भी है। और इसमें कोई संशय भी नहीं है, न किंचिदपि संशय। ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने याज्ञवल्क्य स्मृति में ऋग्वेद में कहा है। अभी ये दो श्लोक मैंने दिखाए, इस तरह के काफी ज्यादा रेफरेंसेस आपको मिलेंगे सिमिलर। तो कहने का मतलब यह है कि इस इन बातों से ऐसे लगता है कि पुराने लोगों को सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाना आता था।
उसके प्रॉपर्टीज मालूम थे, उसके फायदे मालूम थे, कैसे बनाते थे या इक्विपमेंट क्या था, इसके कोई खास रेफरेंसेस नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से सूर्य की ऊर्जा या वो जो सोलर कुकर होगा उस टाइम का वो कैसे था, दिखता कैसे था, बनता कैसे था, इसका तो नहीं है। लेकिन इतना क्लियर रेफरेंस है कि ये सूर्य पकवान महाऔषधि जिस तरह का जो रेफरेंस या उल्लेख है वो सीधे सीधे दिखाता है कि सूर्य की ऊर्जा से बना हुआ खाना है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, रूप रस गंध समायुक्त, ये हम लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मतलब मैं घर में चावल नहीं खाता था, अभी भी बहुत कम खाता हूँ, रेयरली, बहुत पसंद नहीं करता हूँ चावल। लेकिन सोलर कुकर पे जब बनता है, जब बड़ा शौक से खाता हूँ। कभी कभार श्रीमती जी ने चीटिंग भी करने की कोशिश की कि वो चाहे घर में एलपीजी पे या बायोगैस पे बना होगा और परोस दिया कि नहीं नहीं सोलर का है। पहले कोर में मैं बता सकता हूँ उसको कि नहीं आप चीट कर रहे हो, ये आज सोलर पे का चावल नहीं है। इतना डिस्टिंक्ट फर्क हम लोग टेस्ट में समझते हैं। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो नॉनवेज खाना प्रीफर करते हैं, बारिश के दिनों में जब सोलर कुकर नहीं चलता तो खाना बंद कर देते हैं। जो बोलते हैं वो टेस्ट का एक बार आदत लग गई तो वो गैस पे बना हुआ नहीं खा पाते। या कुछ दोस्त है जो 10-10 कटोरी दाल पी जाते हैं जब सोलर पे बनती है। तो ऐसे काफी किस्से हैं मेरे पास सुनाने के लिए कि जो इसको जस्टिफाई करता है कि ये रूप रस गंध जो बात हो रही है या सूर्य पकवान की बात हो रही है, ये डेफिनेटली पकवान है। कि जो टेस्ट और उसका खुशबू महक है वो तो आप कंपेयर ही नहीं होती किसी और चीज के साथ। अभी ये जो मैंने बताया इनमें मॉडर्न साइंसेस का भी एग्रीमेंट है कि मॉडर्न साइंसेस भी मानता है कि ये सब बराबर है। काफ़ी रिसर्च अलग अलग जगह हुई थी। एक कोयम्बतूर में 2006 में या 2002 में शायद एक कॉन्फ्रेंस थी जहां इस तरह के फूड के लिए, सोलर फूड के बारे में काफ़ी रिसर्च पब्लिश हुए थे। फिर न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ मेडिसिन में कुछ रिसर्च हुआ है। तो इनका मानना है कि जो हाई टेम्परेचर कुकिंग होती है, जो फ्लेम्स पे होती है, जैसे फ्लेम हमको ब्लू दिखती है, नीले कलर की जो दिखती है फ्लेम गैस गैस की, उसका टेम्परेचर होता है करीब 800 से ऊपर। इस तरह के हाई फ्लेम पे जब भी खाना बनता है या माइक्रोवेव तरह की चीज़ों पे, तो एक करीब 125-200 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर जाता है ऑपरेशन का, तो खाने में कुछ एजीज नाम के कण रिलीज होते हैं। ये एजीज यानी एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट होते हैं। और ये एजीज का जो रिलेशन है, जो साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ निकाला है, कि उनका मानना है कि ये एजीज का रिलेशन हार्ट डिसीज से, डायबिटीज से, कैंसर से है। एक कॉमन सेंस है तो हम भी जानते हैं कि भाई जिसको हार्ट डिसीज है उसने तला हुआ नहीं खाना चाहिए। ये तला हुआ क्या होता है? तला हुआ वही चीज़ है जो 250-250 डिग्री पे तलता है। ब्राउन होता है जिसका कवर ब्राउन हो जाता है। तो वो तेल या फैट एक चीज़ है और एजीज दूसरी चीज़ है कि जो आपके इस तरह के डिसीज को बढ़ावा देती है। अभी सोलर कुक जो फूड होता है मोस्टली ऑलमोस्ट सभी सोलर कुकर ये 250 डिग्री की बाउंड्री नॉर्मली कभी लांघते नहीं है, उसके अंदर ही उनका टेम्परेचर्स होते हैं। और इसकी वजह से ये जो डिसीजेस है इनसे आप बच सकते हैं। इस तरह का तो आपको सैकड़ों पेपर मिल जाएंगे जहां सोलर फूड जो बनता है सोलर कुकर में, उसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स बचे रहते हैं, उनका नाश नहीं होता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स अभी सब लोग जानते हैं कि कैंसर के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। आजकल तो विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। सब कोरोना काल में विटामिन सी, विटामिन डी, मिनरल्स में जिंक, ये सब एक्सटर्नली ले रहे हैं। एक्सटर्नल लेने की शायद किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ये तो फूड में ही आप मेंटेन कर लो और उसी से कंज्यूम कर लो, तो वो डेफिनेटली डाइजेशन में जाता है। गोली में से जाएगा कि नहीं पता नहीं, बट फूड में से जो जाता है वो तो डेफिनेटली डाइजेशन सिस्टम का पार्ट होता है आपके। बाकी
जो पोल्यूशन है वो तो हर आदमी जानता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस रिलीज होंगी ही जब कुछ जलेगा, चाहे वो एलपीजी जले, चाहे लकड़ी जले, चाहे केरोसिन जले। कोई चीज जलेगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ढंग से नहीं जल रही है लकड़ी जैसे होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी बनेगा, और उसकी वजह से आपको टीबी जैसे रिस्पायरेटरी डिसीज होते हैं। और पॉल्यूशन तो हो ही रहा है इन सब गैसेस की वजह से। तो सोलर कुकिंग से जब कुछ जल ही नहीं रहा है तो इस तरह की कोई गैस बनने का सवाल नहीं पैदा होता। जो मॉडर्न आपको रेफरेंसेस मैंने बताए ये सब स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क के थे। कुछ जो 2002 में कॉन्फ्रेंस हुई थी कोयम्बतूर में, लेकिन ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, उसमें के कुछ पेपर्स थे। एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और ये जो फोटो में दिख रहे हैं बड़े सिंपल सादे से व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य है। और अभी पिछले महीने ही इनका देहांत हो गया। कोरोना से तो नहीं हुआ, लेकिन वृद्धापकाल से ही हुआ। 87 ईयर्स के थे। ये बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य है, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। पूरे भारत से भारत में नाम है काफ़ी। हर समय 2 साल पहले तक जब तक प्रैक्टिस कर रहे थे 25-30 आयुर्वेद स्टूडेंट हरदम पड़े रहेंगे इनके यहाँ सीखने के लिए। इनकी अपनी फार्मेसी है, अष्टांग फार्मेसी नाम से। रेडीमेड मेडिसिन देने पे इनका भरोसा थोड़ा कम था। ये अपनी खुद की मेडिसिन अपने फार्मेसी में बनाते हैं। यहाँ एमआईडीसी में एक प्लॉट भी है जहाँ इनकी फार्मेसी में मेडिसिन बनता है। तो इनका अपना ख्याल बहुत रहता था। बहुत ज़्यादा वनस्पति के बारे में नॉलेजेबल थे। जंगल में थोड़ा सा घूमने भी जाएंगे तो एक आधे घंटे में कम से कम आपको 70-80 पेड़ पौधों के बारे में बता देंगे कि ये क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, कैसे प्रोसेस होता है। तो बड़े आयुर्वेद में बड़े दादा व्यक्ति माने जाते थे। तो जब शुरुआती दिनों में हम लोगों ने कुछ बड़े कॉन्सेंट्रेटर्स भी किए, थोड़ा अच्छा था, तो उनको बताया तो उन्होंने बोला यार हम लोग भी करते हैं आयुर्वेदिक में, हम लोगों को तो लगता है ये काढ़े बनाते। और बोले हमारे इसमें लिखा तो है कि भैया मंदाग्नि पे होना चाहिए, मंदाग्नि यानी स्लो फायर पे। लेकिन बोले अभी कमर्शियल कंपल्शन है कि कहाँ वहाँ फैक्ट्री में मंदाग्नि कहाँ से लाएंगे। तो वहाँ तो गैस वैस पे बन रहा है, जो भी बन रहा है सभी जगह इसी तरह से बनता है, लेकिन इसको भी ट्राई करते हैं। तो एक सोलर कुकर उन्होंने यूज़ करने को लिया। ये 2.3 मीटर का उस टाइम का डेवलपमेंट था, 2003 का होगा करीब। और उस पे उन्होंने अपने आयुर्वेदिक काढ़े बनाना शुरू किए। कुछ दिनों बाद जब हम लोगों ने बात की उनसे कि अरे नाना क्या हो गया वो काढ़े बनने का, तो बोले अरे बहुत फंटास्टिक चल रहा है, इतना बढ़िया उसका रिजल्ट है कि अभी हम तो उनके लिए बच्चे जैसे थे, क्योंकि उनका जो लड़का है करीब हमारे उम्र का है। वो भी आयुर्वेदाचार्य है, एमडी आयुर्वेद है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने बोला नहीं, हम लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे हो क्योंकि हम सोलर में काम करते हैं और हमने आपको कि ये बोला है कि हमारा सोलर कुकर यूज कर। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने फिर हमको बुलाया उनके डिस्पेंसरी में। उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया बाकायदा कि जो काढ़े सोलर कुकर पे बनाए थे और जो काढ़े वो फैक्ट्री से आ रहे थे, दोनों काढ़े उन्होंने जिन पेशेंट्स को दिए उनका रिकॉर्ड अलग अलग रखा था। और रिकॉर्ड उन्होंने दिखाया कि इसका इफिकेसी कितना ज़्यादा है। हम लोगों को इस तरह से काम करना चाहिए। फिर भी हमारा उतना समाधान नहीं हो। ठीक है, रिकॉर्ड तो दिखा रहा है कि इफिकेसी ज़्यादा है इसका। हमने बोला क्या हो रहा, क्या होगा, दोनों में तो गर्म ही कर रहे हैं हम लोग। फिर उन्होंने सोच के वही बोले कि ऐसे होता होगा कि कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, तो सोलर कुकर में तो वो बच जाते हैं, बट गैस पे जब हम लोग करते हैं जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, इस तरह के न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं बाहर। यही हो सकता है एक वजह उसकी, और जो हमको काफ़ी ठीक लगी। बट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोगों ने देखे हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे। तो अ, अभी मैं मेरे दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ कि
जो अभी तक सोच थी हम लोगों की, ये इक्विपमेंट की तरफ थी, मतलब अलग अलग सोलर कुकर्स बनाए, सोलर ड्रायर्स बनाए, दूसरे टेक्नोलॉजीज में बायोगैस, बायोमास गैसिफायर सब, क्योंकि थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन R&D की तरफ है, मुझे वो सब अच्छा लगता है। लेकिन प्रमोशनल पार्ट की जो बात है कि वो हमको ध्यान में आने लगा है कि बहुत लोगों को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करने के बावजूद कितने लोग उसको अडॉप्ट कर पाते हैं। जनक दीदी का एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है एक साल में 2-4 हज़ार लोग आते होंगे वहाँ देखने। जो फिजिकली देखते हैं, डेमो होता है, बड़े खुश होते हैं कि अरे कितना सोलर में बन रहा है, खाना बन रहा है, यूँ बन रहा है, त्यों बन रहा है, सो हो रहा है। लेकिन अडॉप्शन का क्या होता है? तो इतने लोग देखने के बाद 10-15 लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी उतनी तीव्र इच्छा हो जाती है कि नहीं, हमको इसको यूज़ करना चाहिए, तो जो सोलर कुकिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी लोग या तो उतना इंटेंसली इच्छा नहीं होती है, या उनकी अपनी लिमिटेशन होगी कि रखने के लिए जगह नहीं है, कुकिंग का टाइम और धूप का टाइम मैच नहीं हो रहा है, जो भी हो उनकी अपनी मजबूरी होगी। तो हमको जब प्रमोशन करना है सोलर फूड का, कि हमने जब देखा है कि सोलर फूड के कितनी क्वालिटीज़ है इसमें, अलग अलग तरह की, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। अ, और जैसे अभी हम तो देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कोरोना के हिसाब से ही सब प्रॉपर्टीज बना के लिखी है पुराने लोगों ने, कि भैया आपको अकाल मृत्यु से बचाए, आपको विटामिन बचाए, आपका मिनरल्स, जिंक जैसे मिनरल्स भी बचाए। हर चीज़ ऐसे लग रहा है कि जैसे टेलर मेड है इस केस में। तो यदि हमको दूसरा तरीका जो मेरे दिमाग में एक महीने 1.5 महीने से आया है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन दो चीज़ों को अलग रखा जाए, क्योंकि जिनको सोलर इक्विपमेंट यूज़ करना पॉसिबल है, जो अपना सोलर कुकर लगा सकते हैं, सोलर ड्रायर लगवा सकते हैं, उसमें अपना खाना किसी तरह से प्रोसेस करवा सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़रूर कर लें। क्योंकि हर इंडियन को तो गर्म खाने का जो एक चाव है कि भी खाना हमको गर्मा गर्म थाली में चाहिए, वो तो डेफिनेटली मिलेगा। जिन लोगों को ये पॉसिबल नहीं है कि भाई वो सोलर कुकर नहीं रख सकते किसी वजह से, कि या तो उनका टाइमिंग मैच नहीं होता है, या तो उनका जगह नहीं है, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, कुछ और वजह है और मजबूरी है, तो उन लोगों को इस इतने अच्छे क्वालिटी के सोलर फूड से हम लोग क्यों वंचित रखें? तो उन लोगों के लिए कुछ इंतजाम किए जाए कि जो सोलर फूड जो स्पेशल है उसका उनको किसी तरह से उन तक उपलब्ध कराया जाए। तो हम लोग अभी जैसे एक बैकग्राउंड है इसको कि हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के फूड चॉइसेस होने लगे अभी। क्योंकि कुछ लोग बड़े स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं कि जो जिस होटल में नॉन वेज खाना बनेगा उस होटल में तक खाना नहीं खाएंगे। वेजिटेरियन में कुछ वीगन होते हैं, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में वेजिटेरियन कंसेप्ट कम है, वीगन ही है ज़्यादातर जो लोग इस तरह की फिलोसॉफी मानते हैं। तो वीगन का मतलब उनके लिए है कि जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो दूध से निकले हुए प्रोडक्ट भी वो मना करेंगे कि वो भी नहीं चलेगा। तो ये अपनी एक फूड चॉइस है, ये एक अपनी बिरादरी बना लेते हैं लोग कि भाई हम वीगन बिरादरी के लोग हैं, तो हमको यही खाना चलेगा जो प्लांट फूड है, जो झाड़ों से आता है। जानवरों से किसी भी तरह का कुछ भी फूड आएगा, मीट अंडे तो नहीं चलेंगे, लेकिन दूध भी नहीं चलेगा। कुछ लोग नेचुरल फूड को बढ़ावा देते हैं, अनकुक्ड फूड को, ज़्यादा सैलेड्स खाएंगे, ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, ज़्यादा स्प्राउट्स खाएंगे, जो कि कुक ही ना करना पड़े। काफ़ी लोग आजकल लोकल फूड को बढ़ावा देते हैं। लोकल फूड यानी फूड माइल्स की बात करते हैं। फूड माइल्स यानी कि कितने नज़दीक से आता है, कम से कम हमारा फूड माइल हो, कि भाई 10 माइल से आ रहा है, 20 माइल से आ रहा है, 50 माइल से आ रहा है, ना कि न्यूजीलैंड से आ रहा है और वो कीवी मैं खा रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं जो उसको रिजेक्ट करते हैं कि भाई मैं तो लोकल, जो भी खाना है लोकल, जो
मेरे 100-200 किलोमीटर की पेरीफेरी में जो बनता है उसी में का खाना खाऊंगा। तो ये एक नई नई बिरादरी बोलेंगे हम लोग। हर एक की अपनी अपनी वजह है, जस्टिफिएबल वजह है। ऑर्गेनिक फूड नया जो मिस कर गया मैं इसमें, अभी ऑर्गेनिक फूड या जो सेंद्रीय खाना है, इसका काफ़ी चलन होने लगा है कि लोग समझने लगे कि खाद और इंसेक्टिसाइड के जो साइड इफेक्ट है, तो लोग अभी ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाने लगे, जिसको ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फूड मिल सकता है कि भी मुझे डेफिनेटली पता है कि यहाँ का फूड ऑर्गेनिक है, वहाँ मैं प्रीमियम देता हूँ और वो ऑर्गेनिक फूड लेता हूँ। तो इस तरह से जो अलग अलग फूड की वैरायटीज़ है, तो हम सोच रहे हैं कि एक नई बिरादरी बना ली जाए सोलर फूड की भी, कि जहाँ सोलर फूड बने। अभी कौन बनाए, ये तो कोई भी बनाए, चाहे एंटरप्रेन्योर बनाए चाहे और कोई बनाए। तो जिस आदमी को अपना सोलर कुकर लगाना पॉसिबल नहीं है, अपना सिस्टम लगाना पॉसिबल नहीं है, कम से कम वो खरीद तो सके कहीं जाके कि भैया ये सोलर फूड है और ये हम खरीद रहे हैं उसको। दूसरे भी कचौड़ी खरीदते, समोसा खरीदते, वैसे सोलर फूड भी खरीद के ले आएंगे। अ, जो भी आपको बनाना है, चिप्स हम रेगुलर चिप्स खरीद रहे हैं, सोलर पे बने हुए चिप्स खरीद लेंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ आप नॉर्मल रन में खरीदते हो मार्केट से, वही खाना आप यदि सोलर प्रोसेस फूड किसी तरह से उपलब्ध किया जाए, तो एक काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। काफ़ी लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही, बट एक बड़ा अच्छा हेल्दी खाना उन लोगों को भी उपलब्ध हो सकेगा जो खुद इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते इक्विपमेंट के फॉर्म में। तो एक ये नया थोड़ा-सा जो कांसेप्ट है, अ, सोच उसमें ये थी कि कुछ एंटरप्रेन्योर होंगे जो सोलर कुकर बनाएंगे, सोलर कंसंट्रेटर बनाएंगे, सोलर ड्रायर्स बनाएंगे, जो इक्विपमेंट बनाएंगे, इक्विपमेंट बेचेंगे। लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे और सोलर फूड बनाएंगे, और वो सोलर फूड जितना हो सके ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनेगा, और उस सोलर फूड को हम अपनी एक वैल्यू ला सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फूड का अपना मार्केट है, वैसे सोलर फूड का अपना एक मार्केट क्रिएट किया जा सकता है। ये आइडेंटिटी से आप काफ़ी वाकिफ़ है कि इस तरह का जब ग्रीन डॉट कहीं होता है किसी पैकेट पे, तो आप समझते हैं कि ये पैकेट के अंदर का जो खाना है वो वेजिटेरियन है। या किसी होटल वाले ने ये ग्रीन डॉट लगा रखा है, तो आपको समझ आ जाता है कि ये होटल वेजिटेरियन होटल है। साथ में यदि रेड रेड डॉट भी लगा है, तो आप समझते हैं कि यहाँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड सर्व होता है। या किसी फूड पैकेट पे रेड डॉट है, तो आप समझते हैं कि उस फूड पैकेट में जो कंटेंट है उसमें कुछ ना कुछ नॉनवेज का भी मटेरियल ऐड हो गया है। इसी तरह से हम अपनी एक बिरादरी बना लें, जिसमें ये नीचे जैसे मैंने एक सूरज का चिन्ह दिया है, भी उस पैकेट पे मेरा चिन्ह लगा है, तो ये सोलर फूड हो गया। या उस किसी सोलर रेस्टोरेंट तक बात चली जाए तो बहुत अच्छा कि भाई ये सोलर रेस्टोरेंट है। जैसे जनक दीदी के यहाँ वो प्रजापति जी अभी सोलर चाय बनाते हैं, सोलर टी स्टॉल लगाया है, तो भाई वो कर सकते हैं कि अपने टी स्टॉल पे मार्क लगा दे कि भैया मेरे यहाँ जो चाय बनती है वो सोलर पे बनती है। तो एक रिकग्निशन मिलने शुरू हो जाएगी सोसाइटी में, टाइम लगेगा लेकिन एक रिकग्निशन मिलेगी, और इस तरह का हम लोग कुछ ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे प्रमोशन के हिसाब से कि भाई यदि मैं सोलर कुकर नहीं इस्तेमाल कर सकता किसी मजबूरी की वजह से, मैं दूसरा कोई इस्तेमाल कर ले, वो अपना बिजनेस ही कर ले उसमें, लेकिन मुझे तो सोलर फूड उपलब्ध करा दे। तो इस तरह से प्रमोशन तो डेफिनेटली होगा और फायदा सभी का हो सकता है। तो ये एक थोड़ी नई सोच थी, उसके बारे में भी लोगों से थोड़ा फीडबैक चाहूँगा। और जैसे आज का टॉपिक ही सोलर फूड से रिलेटेड था, तो मैंने अपने आप को कोशिश की है रिस्ट्रिक्ट करने की, उसी के बारे में बात करूं। कभी मौका लगेगा तो बाकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग की बात दीपक भाई ने की थी। ट्रेनिंग हमारे यहाँ का रेगुलर हिस्सा है। शालिग्राम जी एक बार ट्रेनिंग लेके गए यहाँ से। 2 से 7 दिनों तक का अलग अलग शेड्यूल होता है। नॉर्मली छोटा जब होता है, जब इट्स मोर लाइक एक अवेयरनेस रहता है कि सब चीज़ें दिखाते हैं, उसको यूज इस्तेमाल करते हैं। डिटेलिंग होती है थोड़ी सी एक एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से। लेकिन जिन लोगों को जिस टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनके लिए थोड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है टेक्नोलॉजीज में, मतलब बनाने में।
जिनको सिर्फ ट्रेडिंग करना है या उस तरह का बिजनेस करना है उनके लिए तो ठीक है कि एक बेस इंट्रोडक्शन 2 दिन का काफ़ी हो जाता है। बट जिनको खुद का बनाना है कि सोलर कुकर ही बनाने हैं, सोलर ड्रायर ही बनाने हैं, फिर उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग अलग से हो सकती है। अभी कोरोना की वजह से तो बंद है, और हमारी ट्रेनिंग हैंड्स ऑन होती है, तो रिमोटली करने का कोई मतलब नहीं है कि प्रेजेंटेशन के द्वारा सिखा दिया जाए। हम चाहते हैं लोग अपने हाथ से काम करें, हाथ से सीखें, समझे चीज़ों को। तो जैसे ही ये कोरोना का थोड़ा माहौल सुधार होगा, ट्रेनिंग फिर से शुरू होगी। धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं चाहूँगा जो भी आइडियाज़ मैंने रखे हैं उसमें लोगों की क्या राय है, कुछ सुझाव है, तो मैं वो देखना चाहूँगा। धन्यवाद। ये मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है जो आप ले सकते हैं। कुछ किसी को कम्युनिकेट करना है तो ज़रूर करें इसमें। दो तीन क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाउ सोलर एनर्जी कैन बी बहुत यूज्ड बहुत फॉर एंटायर धन्यवाद सर जी, डोमेस्टिक पर्पस। डॉक्टर राजेश चंडक सर जी का। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं उतने मैं बात करता हूँ, फिर और किसी का कुछ है तो अपने को अनम्यूट करके बात कर ले। यहाँ एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर एंटायर डोमेस्टिक पर्पस लाइक कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज। मेरा खुद का घर, आप कोई आए तो जरूर विजिट करिए। मेरे यहाँ 2 सोलर कुकर है जिसमें करीब आप मान लीजिए 40 से 50% हमारा खाने का लोड उसमें शिफ्ट हो जाता है। 40-50% जो उस पे होता है, बचा हुआ जो लोड है, मेरे पास अपना एक बायोगैस प्लांट है जिसमें हम लोग किचन वेस्ट डालते हैं, क्योंकि शहर में है तो गोबर वगैरह की उपलब्धता तो नहीं है यहाँ। बट थोड़ा बहुत जो फूड वेस्ट है, किचन वेस्ट है, ये सब उसमें चलता है। और 15 से 20% हमारी जो खाने की ऊर्जा है वो बायोगैस से आती है, करीब 50% सोलर से हो जाती है। जो बची हुई 20-30% है उस हेलो शालिग्राम जी, आई थिंक उनका नेटवर्क का इशू हो गया था, वो कट हो गया सर। हाँ हाँ नेट, हाँ हाँ, चलिए उसको कंटिन्यू रखते हैं। और कोई विशेषज्ञ हैं जो जानकारी दे पाए? चांडक संजीव जैन सर, आप आमंत्रित हैं, कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर। जैन सर, आपका स्वागत है। जैन सर भी नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, निकल चुके हैं। चलिए जैन हाँ, जो भी कुछ पूछना सर चाहते हैं चलिए अजय अपन जी। चर्चा करते हैं, कितने लोग जुड़े हैं। हेलो मैं कुछ जानकारी, हेलो, आवाज आ रही है हाँ क्या अभी? हाँ बोलिए। आ हाँ, रही है जरा सर, मेरे आ यहाँ कुछ रही। डिस्टरबेंस आ गई तो लैपटॉप बंद हो गया, मैं फोन से चालू कर लिया हूँ। हाँ, हेलो। हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ चलिए कंटिन्यू। हाँ, तो मैं घर के बारे हाँ में सर, बात कर रहा था। तो हाँ सर, और हाँ मेरे छत में 5 किलोवाट का सोलर रूफटॉप है। तो मेरी बची हुई जो बिजली की जो सब रिक्वायरमेंट है
वो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट से होती है। तो जो दोनों तरह की रिक्वायरमेंट है, खाना बनाना और